अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ गर्ल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ सादत अली मौजूद हैं। ये चेहरा आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, करोड़ों लोगों ने देखा, पूरे भारत ने देखा। आज तक सादत अली इंसाफ के लिए परेशान है। सादत अली, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए सादत अली को। सबसे पहले इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है क्योंकि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि देखिए अगर मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा तो आज उस लेडी पे क्या भरोसा करा जाए। आज मैं फंसा हूँ इस चीज़ में, कल कोई और पे ये करे यही चीज़, तो फिर वो गुनहगार बनेगा, कितने लोग जेल चले जाएंगे। इसलिए मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, मैं केस लड़ना चाहता हूँ। यानी कंटिन्यू करेंगे। और कितने दिन हो गए? यानी आज 14 तारीख है, तो लगभग 14 से 15 रोज़ हो गए हैं। अब तक की क्या कुछ कार्रवाई हुई है? हम वकील साहब से भी बात करेंगे। थोड़ा सा मुझे बताइए कि अब तक जितनी कार्रवाई हुई है आपको कितनी संतुष्टि है उतनी कार्रवाई से? हमें इतनी संतुष्टि हुई है क्योंकि देखिए अभी जो उन्होंने बताया कि जांच चल रही है, आज 15 दिन हो गए। मैं सरकार से ये पूछ रहा हूँ कि अगर यही चीज़ मैं करता, लेडी पे मैं हाथ एक भी लगा लेता, वो मुझ पर कौन कौन सी धारा लगाती, मुझको तो वो उसी टाइम उठा के ले जाके बंद कर देते। वहाँ जांच वाच कुछ नहीं चलती। तो एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को जो अधिकार मिले हुए हैं, एक तरीके से महिलाएं अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही हैं और कहीं ना कहीं पुलिस भी उनके फेवर में काम कर रही है। जी वो है, सही चीज़ है ये चीज़। वकील साहब, आप मुझे बताइए कि अब तक कितनी धाराएं लगाई गई हैं उस महिला के ऊपर और अब तक क्या कुछ प्रोसेस रहा है? थोड़ा सा मुझे डिटेल्स में बताइए। सर, मैं आपको ये बता दूं कि 30 तारीख की जो घटना थी वो पूरी दुनिया, पूरे देश ने देखी और आप जैसे यूट्यूबर्स और पत्रकारों ने निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए सादत अली के लिए आज भी फाइट कर रहे हैं और हमें यकीन है कि आप लोगों की मेहनत एक दिन रंग लाएगी। उम्मीद है कि हमें जस्टिस मिलेगा, पर हमें ये नहीं पता कि वो जस्टिस कब तक और कब कैसे मिलेगा। जिस तरह पुलिस ने हमसे तहरीर ली, IGRS के माध्यम से मेरी FIR दर्ज हुई जिसमें 394 का सेक्शन उसमें लगाया गया। 394 का सेक्शन जब आप बोल रहे हैं तो ये एक्सप्लेन करते जाइए, क्योंकि आम दर्शक भी समझें कि दरअसल 394 का सेक्शन क्या है, 151 का सेक्शन क्या है, ये तमाम बातें वो बताते भी जाइए। सबसे पहले पुलिस द्वारा इनके ऊपर 151 में कार्रवाई की गई जो कि शांति भंग करने की धारा है। चूँकि आपने देखा कि उल्टा इनको लड़की मार रही है, पीट रही है और थाने पे यही डिटेन होते हैं। 30 तारीख को पुलिस इनको गिरफ्तार करके रात भर थाने पे बैठालती है। देन उसके बाद 31 तारीख को इनकी 4 बजे रिमांड प्रस्तुत करी जाती है। रिमांड प्रस्तुत करने के बाद इनको कल्ली पश्चिम से मैं इनका वकील हूँ और मैं जाता हूँ, इनकी रिहाई वहाँ से करा देता हूँ मुचलके पे। फिर थाने से गाड़ी हम लेके घर आ जाते हैं। उसके बाद हम IGRS के माध्यम से न्याय की गुहार लगाते हैं और जो कमिश्नर महोदय के पास जब मेरी IGRS पहुंचती है और आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार जो पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से सलूट करता हूं और इस देश की जनता को मैं सलूट करता हूं। बहुत सारा अपना प्यार व्यक्त करता हूं उनके प्रति कि उन्होंने सादत अली को न्याय दिलाने के लिए एक मुहिम चलाई है और छोटे से लेकर बड़े पत्रकार, लोकल पत्रकार, नेशनल टेलीविज़न पे और हमारे देश की जनता इसमें कॉन्टीन्यूसली परिश्रम कर रही है कि जो भी धाराएं लगी हैं उस सेक्शन में वो नॉन वेलेबल ऑफेंस है। तो अभी तक के पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं करा है। 427 और जो कि मेरी समझ से जो मैंने FIR उसमें कराई थी तो उसमें तकरीबन और भी अन्य धाराएं बनती हैं जैसे कि 323, 504, 506 जिसमें लड़ाई झगड़े की धारा है, गाली गलौज की धारा है, जान से मारने की धारा है और वॉलेंट्री ग्रीवियस हर्ट की धारा है जिसमें 341 है, 325 हैं। ये सब तो सेक्शन उस FIR में मेंशन ही नहीं करे गए और मैंने इसमें न्यायालय के समक्ष यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकूंगा। इतनी धाराएं लगने के बाद अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हो पाई? एक वकील के तौर पर आप क्या समझते हैं? सर, मेरी इस पे चर्चा हुई थी थाना प्रभारी महोदय से, बंतरा थाने के SHO जिनके पास ये विवेचना देख रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि इसमें साक्ष्य इकट्ठा करे जा रहे हैं और इनको जो है जैसे ही मेरे पास साक्ष्य इकट्ठा हो जाएंगे, एविडेंस इकट्ठा हो जाएंगे तो हम इस मैटर को डिस्क्लोज करेंगे और उसके बाद जैसा होगा फिर हम बताएंगे। अभी छोटे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और यूट्यूबर्स के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है कि उसमें लगातार कॉन्टीन्यूसली मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कि पुलिस द्वारा उसमें चार्जशीटेड कर दिया गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भ्रम है एक तरह का और ये भ्रम फैलाया जा रहा है, पता नहीं किसके माध्यम से फैलाया जा रहा है, मुझे ये जानकारी नहीं है, पर अभी तक के किसी प्रकार की उसमें चार्जशीटेड वगैरह नहीं हुआ है। एक चीज़ और, जिस तरीके से पुलिस ने लड़की के साथ पूछताछ की बुलाया
और बुलाने के साथ साथ पूछताछ की, उसके बाद में छोड़ दिया गया। जी। मतलब पूछताछ की क्या प्रक्रिया थी, मतलब क्या यूँ ही एक रस्मी पूछताछ की या वाकई में एक प्रक्रियागत पूछताछ की गई थी? जी सर, मैं आपको बता दूं, इसमें मुझे पुलिस का दोहरा चरित्र नज़र आ रहा है। जिस तरह से शुरुआती दौर में इसमें 3 ऑफिसर्स जो लाइन हाजिर हुए हैं, जिसमें थाना प्रभारी कृष्णा नगर महेश कुमार दुबे साहब जो इंस्पेक्टर SHO कृष्णा नगर थे, और एक बीट इंचार्ज हिरेन सिंह थे, और जो उप निरीक्षक वहाँ पर थे मन्नान। उसके बाद इसमें चिरंजीवी सिन्हा साहब जो DCP हैं मध्य के, तो उन्होंने ये अपने सुपुर्द मामला लिया, और जिसके चलते उन्होंने ये विवेचना बंतरा थाने के SHO साहब को सुपुर्द कर दी गई। आप ये बताइए कि सर 394 सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिसमें 7 साल के ऊपर की सज़ा का प्रावधान है, तो उसमें पुलिस को इंस्टेंटली एट वंस अरेस्टिंग की पावर है। देन अभी तक के पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं करा? क्योंकि लूट में मामला ये है कि अगर हमने लूट का प्रयत्न करा है या फिर लूट कारित कर दी है, तो उसमें तत्काल प्रभाव से पुलिस को अरेस्ट करने की पावर है, जिसमें आपके उस पैरा में लिखा है इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 394 में अदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म्स विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, उसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान करा गया है। और जब 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, तो क्या पुलिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन ना करते हुए एक अपराधी को अपने टेबल पे बैठाकर दालमोट खिलाती है, पानी पिलाती है? इसमें पुलिस का दोहरा चरित्र नहीं आपको दिखता है? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अब तक कितनी पॉसिबिलिटी आपको लगती है, कितने दिनों में अरेस्ट हो जानी चाहिए आपके हिसाब से? सर मेरी समझ से जिस समय 2 तारीख की FIR थी, विद इन 24 आवर्स पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि महिला को थोड़े से कुछ अधिकार मिले हैं कि सूर्य अस्त होने के पश्चात और सूर्य उदय होने से पूर्व तो महिला की अरेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा जिस तरह इन्होंने इंक्वायरी के लिए थाने पे बुलाया था, उसी तरह इनको बुलाया जाता, क्योंकि ये उस समय भुक्तभोगी थे, इनको पुलिस ने अभियुक्त बनाया, और वो लड़की अभियुक्त होने के बाद भी भुक्तभोगी बनी हुई है। और जैसा कि टेलीविज़न के माध्यम से वो अपोलोजाइज ना करने की बजाय ये इनके ऊपर उल्टे सीधे एलिगेशंस लगा रही है, और इनको उल्टा सीधा ये बोल रही है कि अभी तो मैंने 22 तमाचे मारे हैं, मुझे अगर और लगता तो मैं इनके ऊपर 30-40 तमाचे और बरसाती। इवन कि वो ये बोल रही थी कि मैं इनके घूसा भी मार सकती थी, क्योंकि मेरे पास इनसे ज़्यादा ताकत है। ठीक है, ये तो कानूनी बातें आपने बताई और बहुत ही विस्तार से आपने कानूनी दावपेच को समझाया। मैं सादत अली से पूछना चाहता हूँ, वो जो घटना के ताल्लुक से सादत अली मुझे ये बताइए कि आपने ज़ाहिर है बहुत ही ज़्यादा सहनशीलता दिखाई, आपने हाथ नहीं उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से अब तक का व्यवहार रहा है और लगातार एक तरीके से आप एक मेंटल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, ये परिस्थिति आप कितना डिफ़िकल्ट इस परिस्थिति को देख रहे हैं, और अब तक आपने काम पर जाना शुरू किया या नहीं किया? सर काम पे जाना कैसे शुरू करेंगे? गाड़ी तो मेरी टेक्निकल मुआयने के लिए गई हुई थी, आज मिली है मुझे गाड़ी। 15 दिन से मेरी गाड़ी के शीशे भी टूटे हुए हैं, और 15 दिन से मैं अपना खर्चा कैसे चला रहा हूँ ये मैं ही जान रहा हूँ, और वो कैसे मेरा चल रहा है ये मैं ही समझ रहा हूँ। आप शादीशुदा हैं? जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। मेरी जिम्मेदारी है, पूरे भाई हैं, माँ है, अब्बा डैडी मेरे एक्सपायर हुए हैं, और पूरी जिम्मेदारी मेरी रहती है। कंपनी का क्या रिएक्शन रहा? कंपनी ने आपको जॉब पे निकाला रखा क्या, कुछ थोड़ा सा डिटेल बताइए। कंपनी का ये है, उसमें ये रहता है, अभी मैंने अपनी आईडी खोली नहीं है, क्योंकि मैं प्राइवेट बुकिंग लेके जा रहा था, वो अभी मेरी वो अटैच नहीं हुई थी आईडी, इसलिए। ओके, यानी एक तरीके से कहीं ना कहीं कंपनी ने होल्ड ऑन रखा है। होल्ड ऑन रखा है जी। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा से आता हूँ। इनायत भाई, आप तो सादत अली के दोस्त हैं, भाई सादत अली के आप भाई हैं। उस दिन जो घटना हुई थी और आपको रात में थाने में बुलाया गया था, क्या कुछ थाने में हुआ था वो थोड़ा सा मुझे दर्शकों को बताइए कि थाने में आप लोगों के साथ क्या कुछ किया गया उस रात में? हम वहाँ पे जाते हैं इनकी गाड़ी ट्रैक करके, और पता चलता है कि ये कृष्णा नगर थाने पे हैं, तो हम जाके इनसे पूछते हैं, वहाँ कांस्टेबल लोग रहते हैं कि हमने कहा कोई घटना हुई, तो कहते हैं हाँ इनसे पूछ लीजिए। तो मैं कांस्टेबल से इतना ही पूछता हूँ कि आपने मोबाइल क्यों तोड़ा इनका? इतना पूछना, उनके तन बदन में आग लग जाती है, वो चिल्लाने लगते मेरे ऊपर। फिर भी मैं चुप हो जाता हूँ, पूरी घटना समझता। फिर मैं उनसे एक ही पक्ष रखता हूँ कि आपने एक पक्ष को रोका है, दूसरा पक्ष का है। कह लेंगे वो लेडीज़ थी तो इसके लिए मैंने उसको जाने दिया। तो हमने कहा ये बात तो गलत, आप इनको भी जाने दीजिए। तो हमसे कह लेंगे आप हमें कानून ना सिखाइए, गाली गलौज करने लगे। फिर मैं वहाँ से निकल के बाहर आता हूँ, मैंने कहा आप अपने सीनियर इंस्पेक्टर का नंबर दे दीजिए, मैं नंबर पे कॉल करना चाहता हूँ।
तो बाहर से मैंने नंबर ले रहा था, तो भाई साहब मन्नान साहब आते हैं, वो हमको गाली बकने लगते हैं कि तुम फ़ोटो क्यों ले रहे हो, यू क्यों कर रहे हो। मैंने कहा मैं फ़ोटो नहीं, अपना नंबर ले रहा हूँ। फिर वो एक गाड़ी देखते, हम जो गाड़ी ले गए थे SUV, वो देखते हैं, उसके ऊपर वो भड़क जाते हैं कि ये गाड़ी अंदर क्यों खड़ी कर दी तुमने, उसके ऊपर बर्ताव गलत करते हैं। फिर हमसे कहते हैं कि जो तुमने 420 करी है, तुमको भी जेल में डालना पड़ेगा। हमने कहा डाल दीजिए, आप बैठा देते हैं रात भर। और रात भर पुलिस वाले बहुत वो बदतमीज़ी करते हैं, रात भर पुलिस वाले परेशान करते हैं। मैं कहता हूँ मम्मी को फ़ोन लगाने दे दीजिए, मोबाइल लेकर रख लेते हैं। और वो खुद बताते हैं कि भाई की गलती कोई नहीं है, लेडी इसका रोज़ का मैटर है यहाँ पे, लेकिन तुम लोगों को तो जेल जाना पड़ेगा। तो इन्होंने बताया कि रोज़ का मैटर है। सादत अली, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आप उस लड़की को पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे? पहली बार हुआ है। उसका तो ये कहना है कि मतलब ये 100 लोगों को लेकर के आए थे, तो उसकी बातों से ऐसा लगता है कि आप उनको पहले से जानते थे या वो आपको पहले से जानते थे? ऐसा कुछ नहीं सर, मैं तो अपने घर जा रहा था और मुझे ये भी नहीं पता था मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा। मैं उसको नहीं जानता सर। अच्छा, हालांकि जिस तरह की वीडियोज़, उसके पुराने वीडियोज़ सामने आए हैं, उससे तो एकदम क्लियर होता है कि वो कहीं ना कहीं एक मेंटली डिस्टर्ब है। वो डिस्टर्ब नहीं है सर, मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है, बता रही है, माइंड डाइवर्ट कर रही है सजा से बचने के लिए। सादत अली, आपने बहुत ही सहनशीलता दिखाई। आप रियल में आप हीरो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है। आपको इंसाफ मिलेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और फ़िलहाल जो प्राइमा फेसी हमको नज़र आती है, तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि आपके साथ ज़्यादती महसूस हो रही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि मानवाधिकार संगठनें बहुत दावा करती हैं मानवता की, ह्यूमन राइट्स की बातें करती हैं, लेकिन क्या किसी मानवाधिकार संगठन ने आपसे इस सिलसिले में संपर्क किया? अभी कोई करा नहीं है। मेरे पास फ़ोन आया था बॉम्बे से, तो मानवाधिकार वही सर ने फ़ोन करा था, कहने लगे नंबर ले लीजिए और आप वहाँ चले जाइए, उनसे बात कर लिए। तो अभी उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं आया है, तो मैं जाऊँगा उनके पास भी मिलने। सादत अली, एक चीज़ और मैं पूछता हूँ, मैंने कई लोगों से ये सवाल पूछा कि जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला आयोग बना हुआ है, क्या पुरुषों की सुरक्षा के लिए कोई इस तरह का आयोग की ज़रूरत है? आपके हिसाब से बनना चाहिए? देखिए, सरकार ने जो कानून बनाया है, सिर्फ महिला को कानून बना के दे दिया। जो पुरुष है वो बेचारा चुपचाप बैठा रहे। अगर लेडी कोई पुरुष पे हाथ रख दे और वहाँ थाने जाए और रिपोर्ट लिखा दे कि इसने ये करा, पुलिस उसको तुरंत उठा के ले जाएगी। एक तरीके से आपको लगता है कि एक महिला जो राइट, महिलाओं को जो राइट मिला हुआ है, उसका दुरुपयोग हो रहा है? सही बात। इसीलिए महिला जो है, जो सड़क चलते हुए देख लिए तमाचे मार रही हैं, वो अभी तक पकड़ी नहीं गई हैं। और ये पुरुष के लिए भी बनने चाहिए ब्लू। अगर ये सिचुएशन रिवर्स होती, उल्टी सिचुएशन होती, तो हम यहाँ कहाँ होते, हम जेल में होते कब बैठे हुए सर। शुक्रिया तमाम तफसीलात बताने के लिए सादत अली। और ये सादत अली के वकील रियाज साहब और ये इनायत भाई, सादत अली के बड़े भाई, इन तमाम लोगों ने जो डिटेल्स हमको बताई, मीडिया को बताई, और अब तक जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कम अज़ कम कि इनको इंसाफ मिलेगा और इंसाफ मिलना चाहिए। ये सिर्फ इनकी बात नहीं है या किसी एक महिला और एक पुरुष की बात नहीं है, ये पूरे मानवता की बात है, पूरे जेंडर की बात है। ये कोई लखनऊ का लोकल मुद्दा नहीं है, ये नेशनल और फिर इंटरनेशनल मुद्दा है। और इस पर पूरे बहुत ही गहनता के साथ, बहुत ही संजीदगी के साथ गौर करने की ज़रूरत है। इस तरीके से एकतरफ़ा कानून बनना किसी भी सही और सभ्य समाज के लिए बेहतर नहीं कही जा सकती हैं, वरना एक पैरालाइज समाज होगा और ये समाज किसी भी रूप में सही समाज नहीं कहा जा सकता है। लखनऊ से ग्लोबल बाउंड्री के लिए मैं सलीम आज़ाद।